हे गाइस, अब सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जो सीरीज हम अभी चला रहे हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, यानी जो हम रेगुलर लाइफ में जो लोग योग प्रैक्टिस करते हो, तो आप लोग रेगुलर लाइफ में क्या कुछ हमें करना चाहिए योग प्रैक्टिस में, कैसे कैसे योग प्रैक्टिस को करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बने, एंड क्या कुछ प्रैक्टिसेस हमें नहीं करनी चाहिए, क्या कुछ गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए ताकि उसका हर्ष इफेक्ट हमें भुगतना पड़े रेगुलर लाइफ में। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू बेस्ड ऑन योगिक सूक्ष्म व्यायामास। ये इस वीडियो की पार्ट 3 बनने वाले हैं, जिसमें हम 5 वीडियोस की यानी 11 टू लेकर 15 तक प्रैक्टिस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, 5 प्रैक्टिस के बारे में। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जो पहला प्रैक्टिस आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रीवा शक्ति विकासक। इसका वेरिएशन 3rd, यानी इसका जो पहला वेरिएशन था वो हमारा 9th नंबर प्रैक्टिस में था, जो कि हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। इसी वीडियो की पार्ट 2 में जो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इसका सेकंड वेरिएंट था वो 10th नंबर सीरीज में था, वो 10th नंबर प्रैक्टिस है, उसको भी हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका डिस्कस करने वाले हैं, ये वेरिएशन नंबर 3 है। यानी इसका जो फर्स्ट वेरिएंट था वो हमने देखा था कि कैसे हमें राइट और लेफ्ट साइड में हमारा नेक रीजियन को कैसे राइट और लेफ्ट में मूव करना है। इसका जो पार्ट 2 था यानी वेरिएशन 2 था, वेरिएशन 2 में हमने देखा था कि कैसे हमें इनहेल एक्सेल करते हुए फ्रंट एंड बैकवर्ड में इसको मूव करना है, पूरा नेक को ऐसे मूव करना है। आज हम यहाँ पे देखेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक का 3rd वेरिएशन, यानी तीसरे नंबर इसका जो वेरिएंट है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस है जो हम रेगुलर लाइफ में करते हैं, लेकिन इसको एक्चुअल वे में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक्चुअल एक्सरसाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब भी ये बेनिफिट मिलते हैं। अदरवाइज लोग यही बोलते हैं, हम सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, हम योग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ बेनिफिट तो मिलते ही नहीं है, कुछ अलग महसूस होता ही नहीं है। भाई कैसे मिलेगा बेनिफिट, कैसे अलग महसूस होगा जब तक सही तरीके से नहीं करोगे। अगर आप दवा ले रहे हो, अगर आप किसी भी तरीके का, अगर आप किसी भी डिसऑर्डर का या प्रॉब्लम का दवा ले रहे हो, तो क्या वो दवा अगर आप सही अमाउंट में सही तरीके से नहीं लोगे तो क्या वो आपको वही काम करेगा, वही इफेक्ट देगा जो सही तरीके से लेने के बाद देता है? बिल्कुल नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप योग प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो उसको सही तरीके से करना, विथ प्रॉपर ब्रीदिंग करना, विथ प्रॉपर टाइमिंग कैसे करना है, हर एक मैकेनिज्म प्रॉपर होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक के लिए क्या कुछ वेरिएशन बताया हुआ है। 3rd वेरिएशन में क्या कुछ रूल्स बताया हुआ है। पोस्चर सेम ही है, आपको पैरों को एक साथ करके खड़ा होना है। ठीक है, बिल्कुल सीधा खड़ा रहना है। फिर इसमें क्या एक्सरसाइज करना है, इसमें एक्सरसाइज जो करना है वो है इनहेल करना है एंड एक्सेल करना है थ्रू योर नोज। लेकिन नोज के साथ इनहेल एक्सेल करते वक्त हमें क्या करना है, हमें इस इनहेल एक्सेल को क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेलोज इफेक्ट। वेलोज इफेक्ट क्या होता है? वेलोज इफेक्ट का मतलब होता है कि रैपिडली ब्रीदिंग, आपको बहुत ही जल्द, यानी इस तरीके से बहुत ही जल्द, बहुत ही रैपिड वे में आपको वेलोजली ब्रीदिंग करनी है। इसको कहा जाता है वेलोज इफेक्ट। ठीक है, आपको बहुत रैपिड ब्रीदिंग करना है, जोर से, मतलब जोर से नहीं, मतलब ज़्यादा प्रेशर मत लगाओ इसमें, लेकिन आपको एक्टिवली ब्रीदिंग करनी है। इसको हम कहते हैं एक्टिवली ब्रीदिंग। ठीक है, फोर्सफुली नहीं कहते हैं, एक्टिवली ब्रीदिंग कहते हैं। बहुत लोग कह देते हैं फोर्सफुली ब्रीदिंग करो, फोर्सफुली नहीं कहा जाता जी, इसको एक्टिवली ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, सांस तो आप ले रहे हो, श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइज क्या करना है, ब्लो आउट योर स्टमक वाइल इनहेलिंग। जब आप श्वास ले रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। जब आप श्वास लेते हो तो आपको तब क्या करना है, आपको स्टमक जो है बल्ज आउट होना चाहिए, यानी बाहर को, यानी फूलना चाहिए। स्टमक जो है आपका, जो बेली रीजन है, स्टमक रीजन, वो फूलना चाहिए। एंड जब आप एक्सेल कर रहे हो, जब आप एक्सेल कर रहे हो तो स्टमक क्या होना चाहिए, इनवर्ड्स जाना चाहिए। जब इनहेल करेंगे स्टमक आउटवर्ड आना चाहिए, जब हम एक्सेल करेंगे स्टमक इनवर्ड जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कैसी करनी है, धीरे धीरे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी, धीरे धीरे नहीं करनी है। कैसी करनी है, वेलोजली करनी है, वेलोज इफेक्ट करना है इसमें। ठीक है, वेलोज इफेक्ट डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका बेनिफिट जानते हैं।
क्या करेंगे, जो ये जो तीनों हमने सीरीज पढ़ा था ना, 1, 2 एंड 3, ये जो तीनों सीरीज, पहले 2 सीरीज हम लोगों ने पढ़ा था, आज एक पढ़ा ग्रीवाशक्ति विकासक का, ये तीनों वेरिएशन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तीनों वेरिएशन एक साथ करना चाहिए। अगर आपने पहला 2 वेरिएशन नहीं देखा है तो पार्ट 2 में है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक आपको आई बटन में भी दिख रहा होगा अभी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लो, ठीक है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, वीडियो को देख लो कि कैसे वेरिएशन 1 एंड कैसे वेरिएशन 2 करना है, फिर वेरिएशन 3, ये तीनों को एक साथ करनी चाहिए। तब इसका क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, देखिए, दिस ट्रिपल एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द नेक। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो नेक मसल्स है, नेक एरिया है, इस नेक एरिया में जितने भी मसल्स है सारे स्ट्रेंथन होती है। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर उस मसल्स को टोन कर रहे हो, आप रेगुलर उस मसल में स्टिमुलेशन दे रहे हो, क्योंकि आप नेक को अप एंड डाउन कर रहे हो, आप लेफ्ट एंड राइट कर रहे हो, आप रोटेट कर रहे हो, फिर आप बेलोज इफेक्ट, बेलोज ब्रीदिंग दे रहे हो उसके साथ, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट्स हम देते हैं। फिर क्या करते हैं, दूसरे में क्या कह रहे हैं, डिजीज पर्टिकुलरली टू द थ्रोट रीजन, मतलब जितने भी डिजीज होते हैं थ्रोट रीजन में, सच एज टॉन्सिलाइटिस जो होती है, लैरिंजाइटिस जो होती है, एंड फेरिंजाइटिस जो होती है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो थ्रोट रीजियन से रिलेटेड है, जो थ्रोट रीजियन से रिलेटेड है, ये सारे प्रॉब्लम कैन बी चेक्ड, यानी ये सारे प्रॉब्लम को आप क्योर कर सकते हो, चेक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रेगुलर लाइफ में ये प्रैक्टिसेस करते हो तो ये प्रॉब्लम होने की चांसेस बहुत 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 कम हो जाता है। अगर आप रेगुलर लाइफ में योग को प्रैक्टिस करते हो, योग अगर आपकी लाइफ स्टाइल की एक पार्ट है, तो डिजीज होने के चांसेस उसमें बहुत 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 ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, थर्ड बेनिफिट क्या क्या है, थर्ड बेनिफिट कह रहा है द वॉइस बिकम रिजोनेंट एंड द स्पीच डिफेक्ट्स सच एज लिपशिंग एंड स्टैमरिंग इन कंप्लीटली रिमूव। मतलब जिन लोगों का लिपशिंग होती है, जिन लोगों को स्टैमरिंग होती है बोलते वक्त, यानी कई बच्चों ऐसे होंगे, कहीं बड़े लोग होते हैं, कहीं लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होते हैं कि वो जब बात करने जाते हैं तो वो स्टैमर्ड हो जाते हैं, यानी वो बोल नहीं पाते सही तरीके से। कई बार उसको बोलते वक्त ना उनको रिपीटेशन आ जाती है, जैसे अगर वो बोल रहे हैं कि मैं खाना खाऊंगा, तो ये बात को वो लोग ऐसे बोलेंगे कि मैं खाना खाऊंगा, ऐसे ऐसे जिनको स्टैमरिंग होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स कैन बी चेक्ड एंड बी कंप्लीटली रिमूव्ड बाय दिस 3 प्रैक्टिसेस। याद रखना, ये तीनों प्रैक्टिसेस की बेनिफिट बोल रहा है। ये मैंने जो अभी प्रैक्टिस बताया वो सिर्फ वेरिएशन 3 है, इन तीनों प्रैक्टिस को एक साथ करनी चाहिए। जब भी आप करो, वेरिएशन 1, वेरिएशन 2, वेरिएशन 3, इन तीनों को कर लो, ताकि ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे बेनिफिट्स आपको फेस ना करना, ये सारे बेनिफिट आपको मिले, पूरी तरीके से मिले, ठीक है। with perseverance, this exercise in conjunction with a couple of others yields marvelous results in case of dumbness। यानी जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जो अदर्स प्रॉब्लम हमने अभी भी पढ़ा, लिपसिंग का प्रॉब्लम, स्टैमरिंग का प्रॉब्लम, इनके साथ साथ जो कंप्लीटली डम है, यानी जो मुख है, जो बोल नहीं सकते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए भी ये एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्वयं बुक में लिखा हुआ है। जितने भी बेनिफिट आप लोग पढ़ रहे हो, इस सारे बेनिफिट, ये जो जितने भी यहाँ पे टाइपिंग की हुई है, जितने भी चीज़ें अभी देख रहे हो आप इस स्लाइड में, सारा का सारा चीज़ का प्रूफ एक ही बुक है, वो है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं उस बुक का जो पीडीएफ लिंक है, पीडीएफ का लिंक हमारे गूगल ड्राइव में पीडीएफ अपलोड है, उस बुक का पीडीएफ का लिंक भी मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको बुक्स चाहिए तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कुछ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो आप हमारे जो लिंक मैं डाल रहा हूँ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो बुक्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर किन्हीं को डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा ऑफिशियल मेल आईडी जो है आप उस पर मेल करो, मैं आप लोगों को बुक अवेलेबल करवा दूंगा। क्योंकि ये ई बुक एक कॉपी है मेरे पास, जो मैं ड्राइव लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लोगों को चाहिए तो वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, सबसे बड़ी बात, जो लोग सिंगर्स हैं, सिंगर्स के लिए ये प्रैक्टिसेस बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि सिंगर्स का सबसे अहम चीज़ जो होती है वो उनकी गला होती है, वो उनकी वॉइस होती है, ठीक है। तो वॉइस और गला, इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए सबसे बेनिफिशियल प्रैक्टिस माने जाता है इस प्रैक्टिस को, अकॉर्डिंग टू धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, याद रखना, अकॉर्डिंग टू धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पे।
नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रैक्टिस कह रहा है स्कंध तथा बाहुमूल शक्ति विकासक। ये नाम जो है ना, जो लोग योग में पढ़ रहे हो, जो योग में पढ़ते हो, जो लोग नहीं, जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग योग को पढ़ रहे हो, जो योग के स्टूडेंट्स हो, जो लोग एग्जाम्स देना चाहते हो, यूजीसी नेट देना चाहते हो, जो लोग, उनके लिए बता रहा हूँ ये नाम याद रखना एग्जैक्टली एज इट इज जैसा बताया हुआ है, क्योंकि इसका कोई इंग्लिश नाम नहीं होता है। इसका इंग्लिश नाम आपको पेपर में नहीं मिलेगा। इंग्लिश में लिखा हुआ यही नाम मिलेगा जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। आप लोग देखना, पिछले कई बार यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और आगे भी शायद ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसके लिए नाम ऐसा ही मेंशन होगा। तो ये नाम जो योग में पढ़ रहे हो, जो योग के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए याद रखना जरूरी है। जो लोग प्रैक्टिस करते हो आप नाम याद रखो चाहे ना रखो, लेकिन प्रैक्टिस और एक्सरसाइज, पोस्चर, इनकी क्या क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से करो, ठीक है। अब देखो, इसको करने के लिए क्या पोस्चर्स होनी चाहिए। इसको करने के लिए पहला तो आपको खड़ा होना है सही तरीके से, आपका दोनों फीट एक साथ होगा, स्ट्रेट करके खड़ा हो जाना है। योर फिंगर्स क्लिस्ड इनटू फर्स्ट विथ थम्स टक्ड इन। मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, आपको हाथ को ना ऐसे मुट्ठी करके खड़ा होना है। 3 नंबर जो पॉइंट है, इसका मतलब है कि आप अपना पैर जोड़ा कर लो, सीधा खड़ा रहो, और आपका हाथ मुट्ठी कर लो। ऐसे हाथ देखो, ऐसे इनका हाथ देखो कैसे ऐसे नीचे की ओर ऐसे फैलाया हुआ है, लेकिन हाथ देखो मुट्ठी किया हुआ है। हाथ में इन्होंने मुट्ठी कर रखी है ना, दोनों हाथ में ऐसा मुट्ठी करना है। और मुट्ठी को कैसे करनी है, आपका जो थंब है, थंब को आपको ऐसे मुट्ठा करके, फिर आपको उसके सारे एंगल्स को मुट्ठी करके थंब को उसके ऊपर लगाना है, यानी थंब आपके बाहर होंगे, थंब बाहर होंगे, ठीक है। आपको ऐसे मुट्ठी करना है, आप चाहे करो अंदर करो बाहर करो, लेकिन ऐसे टाइट मुट्ठी करनी है ताकि ये खुल ना जाए, ठीक है। क्यों किया गया है मुट्ठी, अभी पता चलेंगे जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे। देखो एक्सरसाइज क्या करना है, विथ योर माउथ पाउटिंग एंड फॉर्मिंग अ शेप ऑफ ए क्रोज बिग सक इन ईयर। क्यों करनी है, क्योंकि पहला क्या करना है एक्सरसाइज में, पहला क्या करना है, आप पोस्चर में हम आगे सीधे खड़े हो गए, हाथ को मुट्ठी कर ली, पैर दोनों जोड़ा कर लिया एक दूसरे के साथ, हम सीधे खड़े हैं। अब क्या करना है, अब हमें प्रैक्टिस करनी है। इसका क्या प्रैक्टिस करेंगे, पहले क्या करना है, पहले मुंह को पाउट शेप बनाना है। पाउट मतलब सेल्फी वाला पोज, जो हम सेल्फी लेते हैं ना पाउट करके, बहुत सारे लोग सेल्फी लेते हो ना आप लोग पाउट करके, तो वैसे ही बिल्कुल पाउट करना है। और क्या करना है, पाउट करने के बाद आपको ईयर लेना है, कहाँ से, मुंह से। कहाँ से लेना है, मुंह से लेना है, ठीक है। ईयर को इन करना है, कहाँ से जी, मुंह से इन करना है। फिर क्या करेंगे, ब्लोइंग आउट योर चिक्स एंड होल्ड योर ब्रेथ विद योर चिन रेस्टिंग ऑन द स्टर्नल नॉच। मतलब क्या करना है, आपका चिक जो है उसको ब्लो आउट करनी है, चिक को क्या करना है, ब्लो आउट करना है, यानी गाल आपको फुलाना है। आपका जो चिक्स है, गाल जो है उसको फुलाना है। जैसे हमने ईयर ले लिया, सारे ईयर अभी आपकी मुंह में भरा हुआ है, तो आपका चीक्स जो है वो ब्लो आउट होनी चाहिए, यानी आपका गाल जो है वो बाहर की तरफ ब्लो आउट होनी चाहिए, ठीक है। फुलाना है गाल को, ठीक है। अब क्या करना है, इस पोजीशन में हमें क्या करना है, ब्रीथ को रोक लेना है। वो श्वास जो मैंने लिया है अंदर उसको छोड़ना नहीं है, जो मैंने लिया है अंदर उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर क्या करना है, योर चिन रेस्टिंग ऑन द स्टर्नल नॉच, यानी आपकी चिन जो है वो स्टर्नल नॉच में रेस्ट होना चाहिए। जैसे इन्होंने देखो अपना नेक जो है उसको सामने की ओर फैलाया हुआ है, सामने झुकाया हुआ है नेक को। मतलब क्या है कि आपका जो चिन है, आपका जो चिन रीजन है वो टच होना चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे। इसको कहते हैं जी स्टर्नल नॉच, इसे कहते हैं, जो गले के नीचे जो नॉच होता है उसको कहते हैं स्टर्नल नॉच। आपका चिन जो है चिन टच होना चाहिए कहाँ पे, स्टर्नल नॉच में, ठीक है। लेकिन गाल अभी भी फुलाया हुआ है, हम श्वास को पकड़े हुए हैं, छोड़े नहीं है। वाइल होल्डिंग योर बैक, वाइल होल्डिंग मतलब जब तक आप होल्ड किए हुए हो आपका श्वास को, क्या करना है, बैक स्ट्रेट करना है, मूव द शोल्डर्स वाइगोरसली शिफ्ट अप एंड डाउन इन अ पंपिंग मोशन। मतलब इसी पोजीशन में खड़े होके, इसी पोजीशन में हाथ मुट्ठी है, पैर बंद है, श्वास को रोके हुए हैं अंदर लेके, गाल्स पफ्ड आउट है बाहर की तरफ, ठीक है। चिन ऐसे फैलाया हुआ है नीचे की ओर। अब क्या करना है, शोल्डर्स को अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ऐसे करना है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, शोल्डर को ऐसे एक बार ऊपर लेके जाना है, एक बार ऐसे ऊपर लेके जाना है, एक बार नीचे लेके आना है, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, कंटिन्यूअसली करना है इन्हें पंपिंग मोशन। जैसे पंप चलते हैं कंटिन्यू, वैसे ही रैपिडली करना है, वाइगोरसली। इसको आपको वाइगोरसली करना है, रैपिडली करना है, जल्दी जल्दी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे, ठीक है। फिर द आर्म शुड बी केप्ट रिजिडली स्ट्रेट एट द साइड। आर्म्स को ऐसे फोल्ड नहीं करनी, स्ट्रेट बिल्कुल रखना है, सिर्फ शोल्डर जो है वो ऊपर नीचे जाएगा।
Assume the normal posture and strengthening your neck, open your eyes and exhale gradually through the nose. अब क्या करना है, जब ऊपर नीचे, जब तक आप श्वास को पकड़ रख सकते हो तब तक ये प्रैक्टिस है। जब आपको लग रहा है कि मैं और श्वास को नहीं पकड़ सकता, अभी मुझे श्वास छोड़ना पड़ेगा, तो धीरे से आपका प्रैक्टिस को रिलीज कर दो, हाथ ओपन कर दो, नेक को सीधा कर लो, आईज जो है ओपन कर लो, धीरे से एक्सेल कर दो, धीरे से एक्सेल कर लो। फिर थोड़े टाइम इसको महसूस करो, फिर दोबारा हम दूसरे सेशन पर जाएंगे। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिगिनर्स के लिए कितना टाइम करना चाहिए जी? बिगिनर्स के लिए ये 5 टाइम्स करनी चाहिए। जो बिगिनर्स है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हो प्रैक्टिस, नए नए योग प्रैक्टिस में आ रहे हो, उनके लिए कितने टाइम करना चाहिए? उनके लिए ये 5 टाइम करना चाहिए। ठीक है, उनके लिए 5 टाइम्स करना चाहिए। बेनिफिट क्या है? द बोन्स, ब्लड वेसल्स, मसल्स एंड द नर्व्स इन द शोल्डर रीजन आर टोन्ड अप। यानी जो शोल्डर रीजन में बोन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, जितने भी बोन्स, ब्लड वेसल्स, मसल्स, नर्व्स जो भी है हमारे शोल्डर रीजन में, सारे के सारे चीज टोन होते हैं, टोनिंग करते हैं। उन सारे चीज को हम टोनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे कर रहे हैं ब्रीथ को होल्ड करके, तो सीधा स्टिमुलेशन जो है वो शोल्डर रीजन पे जा रहा है। हम हमारा शोल्डर रीजन को पूरे तरीके से स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिसके जरिए हम बोन, ब्लड वेसल्स, मसल्स, नर्व, सारे चीज को हम टोनिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसका शोल्डर रीजन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो है भुज बंध शक्ति विकासक। यानी अब हम इतने पहले 12 नंबर प्रैक्टिस का नाम क्या था? 12 था स्कंद, यानी शोल्डर रीजन के लिए कर रहे थे हम, शोल्डर रीजन या और उसके साथ साथ बाहुमूल यानी हाथ के लिए। अब हम करेंगे भुज बंध यानी बाहु के लिए, सिर्फ हाथ के लिए, हैंड के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या है, अब ये पोस्चर कैसी करनी है? पोस्चर को देखो, ये है इनका पोस्चर, इस तरीके से पोस्चर को अडॉप्ट करना है। कैसे? कीप योर फीट क्लोज टुगेदर, यानी पैर जोड़ा होना चाहिए, सीधे खड़े रहो। योर हैंड्स फॉर्म्ड इनटू फर्स्ट विथ द टर्म्स टक्ड इन, यानी जो आपको हाथ है, हाथ जो है वो इस तरीके से आपको करना चाहिए। देखो ये है हाथ का पोजीशन, देख लो किस किस तरीके से मुट्ठी किया है। ये पहले प्रैक्टिस जो है उसके लिए भी हाथ ऐसा ही है। आपका थंब जो है उसको आप अंदर भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेबल है अंदर। यहाँ पे प्रेफरेबल अंदर किया हुआ है, आप अंदर भी बाहर भी कोई भी रख सकते हो, लेकिन इसमें प्रेफरेबल अंदर है। थंब को ऐसे पहले मुट्ठी कर लो, फिर उसके बाद सारे उंगलियों को ऐसे टाइट कर लो। ठीक है, टाइट होनी चाहिए, खोलना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर 3 क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है बेंड योर एल्बोज एंड रेज द फोरम्स एट द एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। मतलब ये पोजीशन है, ये देखो, ये 90 डिग्री पे होनी चाहिए। आपके हैंड्स जो है इस तरीके से 90 डिग्री पे होना चाहिए, इस तरीके से 90 डिग्री पे होना चाहिए। अब इस पे एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे? एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए? इसका एक्सरसाइज जो है वो है थ्रो योर आर्म्स वाइग्रसली फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स एट द शोल्डर लेवल। यानी इस तरीके से हाथ था, अब इसको इस तरीके से पहले सीधा करना है। फर्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं? फर्स्ट स्टेप इसको ऐसे सीधा करना है। आर्म्स को वाइग्रसली यानी तुरंत, जल्दी, स्लोली नहीं, जल्दी करनी है, फास्ट करनी है प्रैक्टिस, ऐसे सीधा करना है सामने। द एल्बोज मस्ट नॉट गो फर्दर बैक देन द स्ट्रेटिंग पोजीशन। इसको ज्यादा बैक नहीं लेना चाहिए, एल्बो जो है आपका ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए। ऐसे है 90 डिग्री में है, इसको इस तरीके से पीछे नहीं आना चाहिए, सीधा सामने की ओर जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा। ये वाला जो प्रैक्टिस आप देख रहे हो, सीधा गया सामने। अब क्या करना है? व्हेन पुश्ड द आर्म्स शुड बी पैरेलल, व्हेन पुश्ड द आर्म शुड बी पैरेलल। जब आप पुश कर रहे हो, जब आप पुश कर रहे हो, उसको आर्म्स क्या है? दोनों आर्म्स एक दूसरे के साथ पैरेलल रहना चाहिए, दोनों आर्म एक दूसरे के साथ पैरेलल रहना चाहिए। ब्रीथ नॉर्मली, इस पे ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मली बताया हुआ है। 50 बिगिनर्स के लिए 25 टाइम्स प्रेफरेबल है, बिगिनर्स के लिए 25 टाइम्स प्रेफर किया हुआ है। क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इसका बेनिफिट क्या क्या है? इसका बेनिफिट जो बताया हुआ है वो है आर्म्स विच आर अंडर डेवलप्ड विद वीक बाइसेप्स। जिनकी आर्म्स अंडर डेवलप्ड है, वीक बाइसेप्स है, लाइक दिस पोजीशन, ये कन्वर्ट हो जाता है लाइक दिस, इसमें कि विल डेवलप गुड मसल्स। इनकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल्स सही तरीके से डेवलप होते हैं। हेवी आर्म्स विल बी बिकम स्लिंडर, जो जिनके आर्म्स हेवी है बहुत ज़्यादा, उनके आर्म्स स्लिंडर होते हैं। द एल्बोज जॉइंट विल रिसीव अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ। आपके जो एल्बो जॉइंट्स है वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन महसूस करते हैं ये सारे प्रैक्टिस करने के बाद। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द आर्म्स एंड द शोल्डर्स विल बी क्योर्ड। आपके आर्म्स में एंड शोल्डर्स में अगर कोई डिफॉर्मिटीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो इसकी वजह से क्योर हो जाते हैं। Constant practice of this exercise will make the arms look like an elephant strong and will be just as strong। मतलब जो लोग ये प्रैक्टिस को रेगुलर करते हैं उनके आर्म हाथियों की आर्म के जैसा ताकतवान, ऊर्जावान बनते हैं।
उसके तरह मोटा नहीं बनते हैं, ऊर्जावन बनते हैं। कहने वाली बात यह है कि स्ट्रांग बनते हैं, स्ट्रांग, ठीक है, मोटा नहीं होते, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में क्या बताया हुआ है। नेक्स्ट प्रैक्टिस है काफनी शक्ति विकासक। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है वो है काफनी शक्ति विकासक। इनका दो पोस्चर्स है, दो वेरिएशन है, ए और बी। ए वेरिएशन क्या है? ए वेरिएशन में क्या बताया हुआ है? कीपिंग द फीट क्लोज टुगेदर एंड स्टैंडिंग स्ट्रेट, यानी आपका पैर जो है वो बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरे के साथ लगे हुए होना चाहिए, टुगेदर होनी चाहिए। क्लिंच योर फर्स्ट विद द थम्स टक्ड इन, मतलब आपका मुट्ठी जो है वो इस तरीके से बंद होनी चाहिए और ये बिल्कुल सामने की ओर होनी चाहिए। देखो किस तरीके से खड़ा हुआ, मुट्ठी पीछे की ओर नहीं है, उंगलियां सामने की ओर दिख रही है, उंगलियां सामने की ओर दिख रही है, ऐसे खड़ी होनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? रेस्ट योर क्लेंस्ड फर्स्ट फॉरवर्ड टू द लेवल ऑफ द शोल्डर्स विद ए जर्क। एक जार्क के साथ आपको ऐसे एल्बो को भांज करके ऐसे मुट्ठियों को ऊपर लाना है, ऐसे मुट्ठियों को ऊपर लाना है, एक एल्बो के साथ जर्क करके लाना है ये, ठीक है। होल्डिंग द अपर आर्म एंड स्ट्रिप, अपर आर्म को ऐसे जब होल्ड करना है, जब आप ऊपर लेके आए हो तो होल्ड करो, होल्ड करते वक्त उसको टाइट करो, एकदम स्टिफ कर दो, फिर धीरे धीरे देन ब्रिंग देम डाउन रिट्रीविंग टू द ओरिजिनल पोजीशन, देन इसको नीचे की ओर लेके जाओ, एक जार्क के साथ उठाओ, देन धीरे धीरे उसको नीचे की ओर लेके जाओ, धीरे धीरे उसको नीचे की ओर लेके जाओ। स्टार्टिंग में कितनी करनी चाहिए? स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए 25 टाइम्स प्रेफरेबल है, 25 टाइम्स। नंबर बी पोस्चर क्या है? ए में हमने क्या किया था? मुट्ठी करके किया था। अब देखो सेम प्रैक्टिस ही हम करेंगे, सेम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सिर्फ मुट्ठी को खोल दिया है। सेम प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ जो मुट्ठी किया था उसको खोल दिया है, यानी विथ लूज हैंड करेंगे, मतलब हैंड ऐसे स्ट्रेट होंगे, टाइट होंगे, लेकिन मुट्ठी नहीं होगा, सिंपली मुट्ठी नहीं होगा, सिंपली, ठीक है। वही पोस्चर बताया हुआ है, पोस्चर ये है, आपको सीधा खड़ा होना है, ठीक है, लेकिन सिर्फ मुट्ठी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब सेम है। एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए? रिपीट डूइंग दिस एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज जो हमने किया उसको करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना चाहिए, जब हम ऐसे हाथ को बेंड करेंगे, जब हम हाथ को बेंड करेंगे तो हमारा हैंड जो है वो शोल्डर को ऐसे टाली नहीं मारनी चाहिए, शोल्डर को आकर टच नहीं होना चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और जब इसको डाउन करें तब भी, जब इसको हम डाउन करें तब भी स्ट्रेट ही डाउन करना है, और जो आपका पम है, पम बाहर की ओर दिखनी चाहिए, पीछे की ओर नहीं दिखनी चाहिए, बाहर की ओर, सामने की ओर दिखनी चाहिए, ठीक है। द एल्बो शुड रिमेन स्टेशनरी, the palms must not touch the shoulder when going up and not touch the thigh when coming down। शोल्डर को भी टच नहीं करनी चाहिए जब ऊपर की ओर जा रहा है, जब नीचे की ओर जा रहा है तब थाई को भी टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जब थाई को भी टच नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस, लास्ट प्रैक्टिस है इस पार्ट का। इसमें क्या क्या बताया हुआ है? ये है भुजबली शक्ति विकासक। भुजबली शक्ति विकासक, इसका 3 वेरिएशन है, 3 वेरिएशंस आर देयर इन दिस प्रैक्टिस। तो पोस्चर क्या है? पोस्चर सेम ही है, तीनों के लिए पोस्चर सेम करना है, फीट टुगेदर, द बॉडी स्ट्रेट एंड द आर्म्स बाय द साइड। इसमें क्या करना है? आपको सीधा खड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें आर्म का पोजीशन साइडवेज में होगा, साइडवेज में होगा। पहले 2 पोस्चर था, एक में हमने मुट्ठी किया था लेकिन मुट्ठी सामने की ओर था, एक में हमने स्ट्रेट हैंड किया था लेकिन पाम जो है वो साइड की सामने की ओर दिख रहा था। अभी जैसे पोजीशन है वो पंप जो है वो थाई के साथ टच होगा, पम जो है वो थाई के साथ टच हुआ होगा, ठीक है, टच करके रखना है पाम को। एक्सरसाइज ए, बी एंड सी 3 तरीके की एक्सरसाइज है। क्या करना चाहिए? ए में क्या करना चाहिए? बिगिन विथ योर राइट हैंड्स। फर्स्ट जो है आपको राइट हैंड से स्टार्ट करना चाहिए, याद रखना ये प्रेफरेबल है बुक्स में, राइट हैंड से स्टार्ट करना चाहिए। लेट इट हैंग रिलैक्स, देन रेज इट साइडवाइज अबव योर हेड विद द पम आउटवर्ड। आपको धीरे 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 ये हाथ को ना ऐसे धीरे 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 ऊपर की ओर लेके जाना चाहिए, ऊपर की ओर लेके जाना चाहिए, लेकिन एक चीज ख्याल रखना, इसको साइडवाइज लेना है, सामने की ओर से नहीं, साइड की ओर से लेके जाना है। लेकिन पंप जो है ऊपर ले जाने के बाद आपका पंप जो है वो बाहर की ओर होनी चाहिए, ना ही अंदर। जैसे हम नमस्कार जब करते हैं तो पंप एक दूसरे को लग जाता है, अंदर की ओर होते हैं दोनों हाथ की, ये बिल्कुल उल्टा होगा, ये अंदर की ओर नहीं, पंप्स बाहर की ओर होंगे। जब हम ऊपर लेके जाएंगे साइडवाइज, सीधा ऊपर लेके चले जाएंगे, और पंप्स जो है वो बाहर वाइज होंगे, वो आउटवर्ड होंगे, ठीक है। आपका पंप जो है वो आउटवर्ड होनी चाहिए। ब्रिंग इट डाउन इन द सेम मैनर, द आर्म मस्ट नॉट टच द हेड, आर्म हेड को टच नहीं करनी चाहिए व्हेन गोइंग अप, एंड थाई को भी जोर से टच नहीं करनी चाहिए, थाई को भी जोर से मारना नहीं चाहिए जब वो नीचे की ओर आ रहा है। ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं, जब नीचे आते हैं ना तो ऐसे सब ऐसे साउंड करते हैं, ऐसे करके साउंड करते हैं जब वो टच होते हैं थाई को, लेकिन ये साउंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल धीरे करनी चाहिए प्रैक्टिस। ये चाहे आप रैपिडली लेके आओ, चाहे फोर्सफुली अगर फोर्सफुली भी प्रेफरेबल होता तो भी ये टच को नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोर्सफुली प्रेफरेबल नहीं है। धीरे से आप साइडवाइज लेके जाओ, रिलैक्स करके बिल्कुल, और धीरे से उसको डाउन करो, टच नहीं करनी है। पम्प्स मस्ट बी ओपन, पम्प्स को बंद नहीं करनी है, मुट्ठी नहीं करनी है, ओपन रखना है, फिंगर्स टुगेदर, सारे उंगलियां एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज बी में क्या करना चाहिए? सेम चीजें जो हमने किया था राइट हैंड के साथ, एक्सरसाइज बी में उसको लेफ्ट हैंड के साथ करना चाहिए, एक्सरसाइज बी में उसको लेफ्ट हैंड के साथ करना चाहिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज बी का ही फोटो दिया हुआ है, एक्सरसाइज बी इसमें लेफ्ट हैंड दिखा रहा है।
पहला स्टार्ट करना चाहिए राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड में आना चाहिए। एक्सरसाइज सी में क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज सी में दोनों हाथ को एक साथ करना है। नाउ ब्रिंग द बोथ आर्म्स इनटू एक्शन, बोथ शुड गो अप एंड कम डाउन टुगेदर, बट द आर्म शुड नॉट टच व्हेन द हेड और नॉट द टच व्हेन इट इज डाउन। ठीक है, मतलब क्या करना है, एक दूसरे को साथ टच नहीं होगा। देखो जब ऊपर की ओर लेके आए तो पाम्स देखो बाहरवर्ड है, पाम्स बाहरवर्ड है, उल्टा तरीके से है। अगर हम नमस्कार करना चाहते थे तो हाथ को ऐसे घुमाना पड़ेगा, तभी जाके नमस्कार होगा। ठीक है, लेकिन नमस्कार नहीं करना है, टच नहीं करना है, बिल्कुल सीधा। ये गैप देखो, ये गैप देखो, ये गैप बिल्कुल सीधा है, दोनों पैरेलल है, इसको मेंटेन करना है। ये ज़्यादा क्लोज्ड भी नहीं आना चाहिए, ज़्यादा फैलाव भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा क्लोज्ड भी नहीं आना चाहिए, ज़्यादा फैलाव भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये गैप मेंटेन होना चाहिए, चाहे आप ऊपर की ओर जब लेके जा रहे हो और जब आप इसको नीचे की ओर लेके आ रहे हो, तब भी ये थाई को ऐसे जोर से टच नहीं होना चाहिए। धीरे से लेके आओ, साइड में उसको हैंग करके रखो, टच नहीं करनी है, जोरों से आवाज़ नहीं करनी है। ठीक है, धीरे से करना चाहिए प्रैक्टिसेस। तो ये हो गया सारे आज के सीरीज का सारे के सारे प्रैक्टिसेस ये हमने कंप्लीट कर लिया। आपको पता चल गया कि क्या कुछ हमें करना चाहिए, किस किस तरीके से करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हम गलत करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, इस प्रैक्टिसेस में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सभी मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।